अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसराइल फ़लस्तीन का मसला, जो कि दुनिया का कदीम तरीन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, आज एक फुल ऑन वॉर में तब्दील हो चुका है। 7 अक्टूबर की सुबह हमास की तरफ से इसराइल में रॉकेट्स की बारिश शुरू हो गई। ये हमला इसराइल के लिए इंतहाई गैर मुतवक्के था। वजह ये थी कि इसराइल के पास रॉकेट्स और मिसाइल्स के खिलाफ एक बहुत मजबूत डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसको आयरन डोम कहा जाता है। आयरन डोम को दुनिया का सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम माना जाता है। लेकिन हमास के रॉकेट्स ने इसको धोखा दे दिया और इसराइली मिलिट्री के मुताबिक सिर्फ एक दिन में हमास ने 3500 रॉकेट्स इसराइल पर दागे। और इसके साथ ही शुरुआत हो गई उस जंग की जिसने दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, प्रो पैलेस्टाइन एंड प्रो इजराइल। हर रोज़ ऐसे घिनौने वार क्राइम्स की खबरें मिलती हैं कि दुनिया शशदर रह जाती है। दोस्तों, आखिर ये मसला है क्या और सुलझने का नाम क्यों नहीं ले रहा? आइए इस वीडियो में इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें फ़लस्तीन और इसराइल के मैप को समझने की ज़रूरत है। इसराइल और फ़लस्तीन दोनों मिडल ईस्ट में हैं, जिसके नॉर्थ में है लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटेरियन सी। अगर सिर्फ इन दोनों मुल्कों को देखा जाए तो जो ब्लू एरिया है वो है इसराइल और ग्रीन है फ़लस्तीन। फ़लस्तीन दो टेरिटरीज में बटा हुआ है। एक है वेस्ट बैंक जो जॉर्डन को बॉर्डर करता है और दूसरा है गजा जो इजिप्ट को बॉर्डर करता है। वेस्ट बैंक में हज़ारों इसराइली सेटलमेंट्स हैं। इसके अजीबो गरीब नक्शे को इस मैप में समझा जा सकता है। वेस्ट बैंक को ओस्लो अकॉर्ड्स के मुताबिक 3 एरियाज में डिवाइड किया गया, एरिया ए, बी एंड सी। एरिया ए जो कि डार्क ग्रीन कलर में है, ये वो टेरिटरीज हैं जिनको फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ कंट्रोल करती हैं। एरिया बी वो एरियाज हैं जिनको इसराइल और फ़लस्तीन मिलकर कंट्रोल करते हैं। और एरिया सी जो कि वेस्ट बैंक का 60% है और पिंक कलर में मैप में देखा जा सकता है, ये इसराइल के कंट्रोल में है और यहीं इसराइली सेटलमेंट्स हैं। वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी इलाकों में एक पॉलिटिकल पार्टी फतह की हुकूमत है, जबकि गजा का मुकम्मल कंट्रोल हमास के हाथ में है। यही वो इलाका है जहां से अक्सर रॉकेट्स इसराइल में फायर किए जाते हैं। इसकी वजह से एक तरफ इसराइल ने गजा के बॉर्डर पे ब्लॉकेट लगा रखा है, जबकि दूसरी तरफ इजिप्ट ने भी बॉर्डर ब्लॉक किया हुआ है। अब एक तरफ बचती है समुंदर, लेकिन वहां भी पूरा इसराइल का कंट्रोल है। इस वजह से गजा पूरी दुनिया से इकोनॉमिकली कट ऑफ है, जिसके नतीजे में यहाँ बेरोजगारी और गुर्बत बहुत ज़्यादा है। ये इलाका ज़्यादातर बाहर की एड से चल रहा है। गजा और वेस्ट बैंक का ये फ़र्क तो अब आप समझ गए होंगे कि हमास के रॉकेट्स फायर करने की जब बात होती है तो वो गजा होता है, और जब इसराइली सेटलमेंट्स की बात होती है तो वो वेस्ट बैंक होता है। इसका बैकग्राउंड नॉलेज तो आपने समझ लिया है। अब आते हैं करंट इवेंट्स की तरफ कि इसराइल और फ़लस्तीन में वॉर की असल वजह क्या है। तो ये कहानी शुरू होती है सदियों पहले से। तारीख में शायद ही किसी मज़हब के लोगों को इतनी नफ़रत का सामना करना पड़ा हो जितना यहूदियों ने किया। इनको ना सिर्फ अलग मज़हब बल्कि अलग नस्ल समझा जाता था। कई क्रिश्चियंस ये समझते थे कि ज्यूज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई करना चाहते थे। इसीलिए जब स्लेबी जंगें हुईं तो क्रिश्चियन वॉरियर्स ने 40,000 से ज़्यादा यहूदियों को कत्ल कर दिया। इन सारी वजूहात की वजह से लेट 1800s में दुनिया भर के ज्यूज़ को ये महसूस होने लगा कि कोई मुल्क उनको एक्सेप्ट नहीं करता और उनके पीसफुल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि उनका एक अलग मुल्क हो। इसी दौर में एक ऑस्ट्रो हंगेरियन ज्यूइश जर्नलिस्ट ने एक पैम्फलेट में एक नई मूवमेंट की बुनियाद रखी, जिसको ज़ायोनिज़्म कहा गया, यानी कि ज्यूज़ का अपना मुल्क हो जिसमें सिर्फ उनकी अथॉरिटी हो। अब चूंकि यरूशलेम ज्यूज़ के लिए बहुत मुकद्दस जगह थी, इसीलिए हज़ारों की तादाद में उन्होंने फ़लस्तीन का रुख करना शुरू कर दिया। उस वक्त ये सारा इलाका फ़लस्तीन था और ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था। यहाँ मुस्लिम, क्रिश्चियंस और ज्यूज़ पीसफुली एक साथ रहते थे। कुछ साल बाद 1915 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, एक तरफ बरतानिया, फ्रांस और अरब रेवोल्यूशनरीज थे। ये अरब रेवोल्यूशनरीज सारे अरब का एक मुल्क बनाना चाहते थे, और दूसरे कैंप में था ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया। उस वक्त बरतानिया ने निहायत चालाकी के साथ अलग अलग मुआहदे किए। उसने अरब रेवोल्यूशनरीज को कहा कि अगर वो उसका साथ देंगे तो वो फ़लस्तीन का इलाका इनको दे देगा। दूसरी तरफ अमरीकी ज्यूज़ को अपनी मदद के लिए अट्रैक्ट करने के लिए बरतानिया ने ज्यूज़ के साथ मुआहदा किया कि हम तुम्हें फ़लस्तीन के पास तुम्हारा अपना मुल्क देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकन ज्यूज़ का अमेरिका की पॉलिटिक्स में बहुत इन्फ्लुएंस था, तो अमेरिका की मदद हासिल करने के लिए बेलफोर डिक्लेरेशन किया और तीसरा सीक्रेट एग्रीमेंट फ्रांस के साथ कर लिया।
جیسے ہی ورلڈ وار ون ختم ہونے کے بعد آٹومن امپائر ہارا تو فرانس اور برطانیہ نے مڈل ایسٹ کو آدھا آدھا بانٹ لیا اور فلسطین پورا برطانیہ کے کنٹرول میں آ گیا۔ 1918 سے 1948 تک 30 سال تک فلسطین میں برطانیہ راج تھا۔ اسی دور میں جرمنی میں ہٹلر کی حکومت آئی اور اس نے تقریباً 60 لاکھ جیوز کو ظالمانہ طریقے سے قتل کر دیا۔ جیوز جان بچا کر مختلف ممالک میں بھاگ گئے، ان میں سے بہت سے فلسطین میں آ گئے۔ جیسے سب کانٹیننٹ میں سالوں سے مسلمان ہندو اکٹھے کو ایگزسٹ کر رہے تھے، لیکن ایک فورن آکوپیشن کے انڈر دونوں میں اپنا اپنا نیشنلزم جاگا، ویسے ہی جیوز اور مسلمز کو ایگزسٹ کر رہے تھے، لیکن ان کے اندر بھی برٹش راج کے دوران جیوش نیشنلزم اور عرب نیشنلزم پروان چڑھنے لگا۔ دونوں میں کنفلکٹ زور پکڑ گیا۔ 1948 میں باقی ہر کنفلکٹ کی طرح اس کنفلکٹ کو بھی حل کیے بغیر برطانیہ ملک سے نکل گیا اور اس کی ذمہ داری یونائٹڈ نیشنز پر آ گئی۔ یو این نے پلان دیا کہ 45% ایریا فلسطین کو ملے گا اور 55% اسرائیل کو، جبکہ یروشلم چونکہ مسلمان، عیسائیوں اور یہودیوں سب کے لیے مقدس ہے، اسی لیے وہ یو این کے انڈر رہے گا۔ اب مسلمانوں کی آبادی 2/3 میجورٹی میں تھی، لیکن ایریا ان کو 45% دیا گیا، جبکہ جیوز کل آبادی کا 1/3 تھے، لیکن ان کو 55% لینڈ دی گئی۔ ایسا اس لیے تاکہ باقی جیوز جو امیگریٹ کریں گے ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے۔ جیوز نے اس پلان کو فوراً ایکسیپٹ کر کے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھ دیا۔ اس طرح 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا، لیکن اس کے ارد گرد موجود عرب ملکوں نے اس پلان کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس طرح پہلی عرب وار 1948 میں لڑی گئی۔ 5 عرب ملکوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ چھیڑ دی، لیکن حیران کن طور پر اسرائیل جیت گیا اور یونائٹڈ نیشن پلانز کے مطابق جو علاقے فلسطین کو ملے تھے ان میں سے بھی کئی پر قبضہ کر لیا۔ غزہ پر ایجپٹ نے قبضہ کر لیا اور ویسٹ بینک جارڈن کے پاس چلا گیا، مطلب فلسطین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں بچا۔ اس کی وجہ سے لاکھوں فلسطینیوں نے اپنے علاقوں سے دوسرے ملکوں میں مائیگریٹ کیا۔ اس کو 1948 کا پیلسٹینین ایگزوڈس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1967 میں 6 دن کی عرب اسرائیل وار ہوئی۔ یہ جنگ بھی اسرائیل جیت گیا۔ اس میں نہ صرف اسرائیل نے غزہ اور ویسٹ بینک پر قبضہ کر لیا، بلکہ ایجپٹ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ لے لیا۔ پیلسٹینینز اپنا الگ ملک چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے 1964 میں پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن (PLO) کی بنیاد رکھی۔ شروع میں انہوں نے ہتھیار اٹھا کر سٹرگل کیا تو یو ایس نے اس کو ٹیررسٹ قرار دے دیا۔ 1973 میں تیسری عرب اسرائیل وار ہوئی، جس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا، اور 1974 میں PLO کو یونائٹڈ نیشنز نے پیلسٹینینز کی حقیقی نمائندہ جماعت کے طور پر اس کو تسلیم کر لیا۔ 1979 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان پیس ٹاکس کامیاب ہو گئی اور ایجپٹ وہ پہلا عرب ملک بن گیا جس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بدلے میں اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں ایجپٹ کا جو ایریا قبضہ کیا تھا وہ واپس کر دیا، لیکن 2 سال بعد ہی ایجپٹ کے پریزیڈنٹ انور سادات کو ایکسٹریمسٹ نے اس ٹریٹی کی وجہ سے قتل کر دیا۔ اس دوران اسرائیلی سیٹلمنٹس بنانے کا پلان جاری رہا، جو کہ 1967 کی وار کے بعد سے شروع ہو چکا تھا۔ ان کالونیز میں گھر بہت سستے تھے اور اسرائیلی حکومت بھی یہودیوں کو ادھر جانے کے لیے انکریج کر رہی تھی، تو بہت سے لوگ ویسٹ بینک میں بنائی گئی سیٹلمنٹس میں آباد ہونے لگے۔ اب ان سیٹلمنٹس کی تعداد 144 تک پہنچ چکی ہے، لیکن یہ سیٹلمنٹس یو این کے ڈویژن پلان کے خلاف ہیں، اسی لیے انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو اللیگل سمجھتی ہے۔ 1992 میں اسرائیل میں الیکشنز ہوئے، جس کے نتیجے میں یتزک رابن اسرائیل کے پرائم منسٹر بنے۔ ان کے دور میں اسرائیلی اور فلسطینی ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ ان کی حکومت نے PLO کو تسلیم کر لیا اور اس کے بدلے میں PLO نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اس وقت PLO کے لیڈر تھے یاسر عرفات۔ ان دونوں کی کوششوں سے 1993 میں 2 ٹریٹیز پر اتفاق ہوا، جن کو اوسلو اکارڈز کہا جاتا ہے۔ اس ٹریٹی کے نتیجے میں 1994 میں پہلی بار فلسطین کی اپنی حکومت بنی۔ اس کو پیلسٹینین اتھارٹی کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ کئی سالوں سے اسرائیلی لوگ پرماننٹ سیٹلمنٹس بنا کے ویسٹ بینک میں رہتے تھے، تو ویسٹ بینک کو ان اکارڈز کے مطابق 3 ایریاز میں تقسیم کر دیا گیا: ایریا A، B اور C۔ ایریا A وہ علاقے تھے جہاں فلسطینی آباد تھے۔ ان کا کنٹرول فلسطینی حکومت یا پیلسٹینین اتھارٹی کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ایریا B کو اسرائیل اور فلسطین دونوں مل کر کنٹرول کرتے تھے، اور ایریا C جو سیٹلمنٹس کے علاقے تھے ان کو اسرائیلی کنٹرول میں دے دیا گیا۔
वेस्ट बैंक के यही कुछ टुकड़े और गजा ही पहली बार फ़लस्तीन बना। इससे पहले ये इलाका हमेशा किसी न किसी स्टेट का हिस्सा रहा है। इतने बड़े मसले को पुरअमन तरीके से हल के करीब लाने पर प्रेसिडेंट यासिर अराफात और इसराइली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़क रेबिन को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। लेकिन अमन की सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं जब इसराइली प्राइम मिनिस्टर को एक एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूइश ने कत्ल कर दिया। क्योंकि एक्सट्रीम राइट विंग के लोग फ़लस्तीन को ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं देना चाहते थे। हमास जो 1987 में वजूद में आई वो PLO की पुरअमन तरीके से बातचीत से एग्री नहीं करती थी, बल्कि समझती थी कि आर्म्ड स्ट्रगल से ही पूरा फ़लस्तीन हासिल किया जा सकता है। हमास ने ओस्लो अकॉर्ड में मिले हुए कटे फटे फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और इसराइल में बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी। इस वजह से दोनों मुल्कों में एक्सट्रीम राइट विंग मजबूत होने लग जाता है, हत्ता के पॉलिटिशियंस भी बढ़ चढ़कर दूसरे मुल्क के साथ नफरत का इजहार करके वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये नफरत इतनी बढ़ गई कि हमास की तरफ से बॉम्बिंग और उसके नतीजे में इसराइल की तरफ से इनडिस्क्रिमिनेट रिटेलिएशन अक्सर देखने में आने लगी। 2006 में हमास इलेक्शंस में PLO की पार्टी फतह से जीत गई। अगले साल दोनों पार्टीज के सपोर्टर्स के दरमियान सिविल वॉर शुरू हो गई। इसको बैटल ऑफ गजा कहा जाता है। इसके नतीजे में फ़लस्तीन दो हिस्सों में तकसीम हो गया। गजा हमास के कंट्रोल में चला गया, जबकि वेस्ट बैंक PLO या फतह के कंट्रोल में चला गया। आज तक ऐसा ही चल रहा है। 7 अक्टूबर के हमले हमास ने गजा से किए, जिसके बदले में इसराइल सिर्फ हमास को टारगेट करने की बजाय गजा में सिविलियन इलाकों पर पिछले कई रोज से बमबारी कर रहा है। हज़ारों लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। गजा रकबे के लिहाज से लाहौर शहर से भी तकरीबन 5 गुना छोटा इलाका है, जिसमें 22 लाख लोग आबाद हैं। आम लोग जो पहले ही गुर्बत का शिकार हैं और उनका इसराइल पर हमलों से कोई ताल्लुक नहीं, उनको ज़ालिमाना तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को तबाह करके वॉर क्राइम्स का मुर्तकिब हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ वर्बल जिम्नास्टिक्स के अलावा कुछ नहीं कर रहे। यही वेस्ट जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया पर सैंक्शंस लगाईं, लेकिन रशिया से कहीं ज़्यादा घिनौने वॉर क्राइम्स के बावजूद इसराइल पर सैंक्शंस तो दूर की बात US और UK जैसे मुल्कों की तरफ से ढंग की मजम्मत तक नहीं आई। अगर इस मसले का पुरअमन तरीके से कोई ऐसा हल ना निकाला गया जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो, तो मिडल ईस्ट हमेशा इसी तरह आग की लपेट में रहेगा। ये एक ऐसा टिकिंग बॉम्ब है जो कभी भी पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है।